वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पिछले वीडियो में सेल के बारे में देखे थे, यानी कोशिका के बारे में। ठीक है, उसी में आज आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कोशिका के क्या प्रकार थे, उनके क्या भेद थे और उसका डिटेल देखेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कोशिका के बारे में कई सारी चीजें बताई हैं, तो सबसे पहले जाके पिछला वीडियो देखिएगा, फिर उसके बाद इस वीडियो को। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोशिका के मैंने दो प्रकार आपको बताए थे, कौन कौन सा? तो पहला आपका था क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, कोशिका के कितने प्रकार थे? तो दो। कौन कौन सा? पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या था? प्रो के जगह पे क्या छोड़ना है आपको? यू, तो यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका के दो प्रकार कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है? तो याद रखिएगा, जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यानी जो कोशिका के दो प्रकार हैं, कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक होती है, ये क्या होती है? अविकसित होती है। क्या होती है? अविकसित। ठीक है, और ये जो होती है, ठीक है, ये अविकसित होती है और ये बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होती है। क्या होती है? सूक्ष्म होती है, मतलब इसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, और ये जो है क्या होती है? अविकसित होती है, यानी इसका विकास जल्दी नहीं होता है। ये बहुत ही, और ये प्रारंभिक स्टेज है। कोशिका का जो बनने की प्रारंभिक स्टेज होती है वो कौन होती है? प्रोकैरियोटिक ही होती है। तो इसमें आप क्या बता सकते हैं कि ये जो है प्रारंभिक, ठीक है, आरंभिक या प्रारंभिक होती है, प्रारंभिक होती है। दूसरा ये क्या होती है? अविकसित होती है। क्या होती है? अविकसित होती है। और तीसरा जो है इसमें ये क्या रहती है? ये मुख्य अंगों में बस पाई जाती है। क्या? मुख्य अंगों में पाई जाती है, बाकी जगह पे प्रोकैरियोटिक नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक क्या है? ये क्या है? प्रारंभिक है। प्रारंभिक कोशिका या इसी को आरंभिक कोशिका बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? अविकसित होती है। क्या होती है? अविकसित होती है, और ये केवल मुख्य अंगों में ही पाई जाती है। ठीक है, बोलेंगे कैसे? ऐसे कौन से हैं? तो जीवाणु और नीले हरे शैवाल। ये कौन सी होती है? तो जीवाणु होते हैं और क्या होते हैं? नीले हरे शैवाल। ठीक है, ये याद रखिएगा, हरे शैवाल। तो प्रोकैरियोटिक कौन सी कोशिका हो गई आपकी? जो क्या होती है? प्रारंभिक कोशिका होती है। क्या होती है? प्रारंभिक कोशिका होती है। ठीक है, दूसरा ये क्या होती है? अविकसित होती है, इसका विकास जल्दी नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या होती है? मुख्य अंगों में बस पाई जाती है। और एग्जाम्पल आपके कौन से हैं? तो जीवाणु और नीले हरे शैवाल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या? यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जो होती है, ठीक है, ये क्या होती है? विकसित होती है। क्या होती है? विकसित होती है। यूकैरियोटिक क्या होती है? विकसित होती है। ठीक है, ये सभी में भी पाई जाती है, और ये ज्यादा मुख्यतः किसमें पाई जाती है? बड़े जीवों में पाई जाती है। किसमें? बड़े जीवों में पाई जाती है। तो बस इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बस इतनी ही चीजें हैं। क्या? प्रोकैरियोटिक क्या होती है? प्रारंभिक अवस्था होती है। ठीक है, कोशिका की ये क्या होती है? अविकसित होती है, और ये किन में पाई जाती है? तो ये बस मेन अंगों में, यानी मुख्य अंगों में बस पाई जाती है। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या है? जीवाणु, नीले हरे शैवाल, बहुत ही सूक्ष्म होती है। यूकैरियोटिक क्या होती है? ये क्या होती है? विकसित होती है, यानी विकासशील होती है, इसका विकास होता है, और ये किसमें पाई जाती है? तो बड़े जीवों में पाई जाती है। इसका साइज भी बड़ा होता है, जिसको ऐसे भी देखा जा सकता है। और इनके जो इनके यूकैरियोटिक के दो भेद है। कौन कौन से? दो भाग बोल सकते हैं, या दो भेद। तो ये किसमें पाई जाती है? तो जीवों में पाई जाती है। ठीक है, और किसमें पाई जाती है? तो पादपों में पाई जाती है। जीवों और पादपों में, जिसके बारे में हमको आगे पढ़ना है। तो यूकैरियोटिक किसमें पाई जाती है? जीवों में और पादपों में। बोलोगे हम पे कौन सी पाई जाती है? तो यू मतलब क्या? तुम या आप, हम तुम या आप। ठीक है, तो यू मतलब क्या? तुम या आप। मैं पूछूं तुम में कौन सी कोशिका या आप में कौन सी कोशिका पाई जाती है? कौन से प्रकार आप किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक में? तो याद रखिएगा, यू मीन्स क्या? आप या तुम। तो किसमें पाया जाता है? हम किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक में आते हैं। ठीक है, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। तो प्रोकैरियोटिक हो गया क्या? प्रारंभिक कोशिका। यूकैरियोटिक क्या हो गई आपकी? अविकसित कोशिका। ठीक है, और ये किसमें पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक क्या है आपकी? अविकसित कोशिका। और ये किसमें पाई जाती है? तो केवल मुख्य अंगों में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या होता है? यूकैरियोटिक जो होती है, ये क्या होती है? विकसित होती है, और ये किसमें पाई जाती है? तो बड़े जीवों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? बड़े जीवों में। ठीक है, उसके बाद जो है ये इनके दो भेद कौन कौन से? त्रिजीवों में और पादपों में पाई जाती है। अब इसी के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो किस किस के, ठीक है, किस किस में पाई जाती है, इनके क्या होते हैं, इनके जो भेद मैं आपको बताई थी। ठीक है, पिछले वीडियो में कई सारे भेद मैंने बताए थे, उनका डिटेल देखेंगे। और भी इनके सारे कई सारे भेद हैं, और भी उसके अलावा भी, तो उसको भी मैं बताऊंगी आपको धीरे धीरे करके। ठीक है,
सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली को, सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसमें क्या क्या पढ़ना है अपन को, वो सारी चीजें देखिए, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसी के एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या, प्लाज्मा झिल्ली। किसके नाम से, प्लाज्मा झिल्ली। इसी को अर्धपारगम झिल्ली भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, और अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम, ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अर्धपारगम झिल्ली, और इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अर्धपारगम भी होती है ये, और क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली। अब बोलेंगे इसको याद कैसे रखें, तो देखिए आप सब्जी लेने जाते हैं तो आपको पॉलीथीन में मिलती है, ठीक है। तो अगर आप 1 किलो बस आलू लिए तो 1 किलो आलू लिए, उसी में धनिया मिर्ची जो भी है, तो एक ही पॉलीथीन में वो डाल के दे देता है ना। तो मतलब क्या, ये किसके लिए है, हल्का सामान था, कम सामान था, इसलिए दे दिया, क्या, आपको एक ही पॉलीथीन में दे दिया, सब कुछ उसी में डाल के। लेकिन जब वही आप क्या लेंगे, ज्यादा सामान लेंगे, तो उसमें वो क्या करता है, डबल कर देता है पॉलीथीन। दुकानदार जो होता है वो क्या करता है, डबल कर देता है। तो जो ये कोशिका झिल्ली है, ठीक है, जो कोशिका झिल्ली है, ये किसके लिए, कम, मतलब कम से कम उसके लिए, ठीक है। इसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें स्टोरेज नहीं हो सकती, ये कम चीजों के लिए है, क्या, आपकी कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब ये होती किसमें है, तो याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली जो है वो किसमें होती है, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली है आपकी, ठीक है, वो किसमें पाई जाती है, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। ये बनी किसकी होती है, तो याद रखिए किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा। जो कोशिका के अंग होते हैं, कोशिका के अंग जो है वो सभी क्या रहते हैं, इसी झिल्ली में, सभी कोशिका के सभी अंग, ऐसा लिख लीजिए, क्या, कोशिका के सभी अंग जो होते हैं, कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं, ठीक है, अंग इसी झिल्ली में। तो इसी झिल्ली मतलब क्या, कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो कोशिका के जितने भी अंग होते हैं वो कहाँ रहते हैं, कोशिका झिल्ली में, ठीक है, कोशिका झिल्ली में या इसी झिल्ली में रहते हैं, ठीक है। ये भी बात याद रख लीजिएगा, क्या क्या, तो जो कोशिका झिल्ली होती है इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसी को प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, इसी को अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं, और ये जो है पादपों में भी पाई जाती है, जंतुओं में भी पाई जाती है, ठीक है। और ये किससे मिलके बनी होती है, तो प्रोटीन से मिलके बनी होती है, किससे, प्रोटीन से मिलके बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और जो है कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है। अब इसका कार्य देखते हैं कि इसका कार्य क्या है, इसका कार्य, तो देखिएगा जो इसका कार्य है, ठीक है, किसका, कोशिका झिल्ली का जो कार्य है ये क्या करती है, ठीक है। तो कोशिका के अंदर, क्या, कोशिका के अंदर, ठीक है, कोशिका के अंदर, बाहर से आप ये बोल सकते हैं कि कोशिका के बाहर, कोशिका में जो है अंदर जाने वाले, कोशिका में अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का जो निर्धारण करती है वो कौन करती है, तो कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका के अंदर जाने वाले और कोशिका के, ठीक है, कोशिका के अंदर, बाहर से अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली करती है, ठीक है। लिख भी दे रही हूँ मैं, कोशिका के बाहर से, कोशिका के बाहर से, ठीक है, बाहर से अंदर जाने वाले, अंदर जाने वाले तथा अंदर से बाहर आने वाले, अंदर से बाहर आने वाले, ठीक है, क्या, कोशिका, ठीक है, क्या बोलते हैं, इसका कार्य क्या है, कोशिका के, ठीक है, कोशिका के अंदर जाने वाले यानी बाहर से जो अंदर जाएंगे और अंदर से जो बाहर आएंगे, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का क्या करती है, आने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है, कौन, कोशिका झिल्ली निर्धारण करती है। इतनी सारी चीजें आप कोशिका झिल्ली के बारे में जान गए, क्या क्या, कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा झिल्ली भी है, अर्धपारगम झिल्ली भी है, ठीक है। ये जो होती है पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, किसमें, पौधों और जंतु दोनों में पाई जाती है। ये प्रोटीन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, ठीक है। और कोशिका के सभी अंग क्या, कहाँ रहते हैं, तो कोशिका झिल्ली में होते हैं, कहाँ होते हैं,
कोशिका झिल्ली में। और जो इसका मुख्य कार्य है वो क्या है कि कोशिका के अंदर जाने वाले बाहर से जो अंदर पदार्थ जाते हैं और अंदर से जो बाहर पदार्थ आते हैं उनका क्या करती है, निर्धारण करती है। कौन? कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखिएगा, जैसे ये कोशिका झिल्ली हो गई, ठीक है, ये आपकी क्या है, कोशिका झिल्ली, मतलब एक ही पॉलीथीन में कम सामान जो जिसपे ले सकते हैं, कम चीज, ज्यादा भार नहीं उठा पाती, ये क्या है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली के बारे में आप ये सारी चीजें देखें। क्या? प्लाज्मा झिल्ली इसी को बोलते हैं, इसी को अर्धपारगम झिल्ली भी बोलते हैं। और ये जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है, जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है कोशिका झिल्ली? तो प्रोटीन की बनी होती है। ये कोशिका के सभी अंग इस झिल्ली में रहते हैं। कोशिका के सभी अंग कहाँ रहते हैं? कोशिका झिल्ली में रहते हैं। और इसका कार्य क्या है? तो कोशिका के बाहर से अंदर जाने वाले पदार्थों तथा अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। इस प्रकार हम क्या देखें? कोशिका झिल्ली के बारे में। अब चलिए हम अगला देखते हैं, क्या अपना कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक है, कोशिका भित्ति के बारे में, यानी सेल वॉल के बारे में। ठीक है, सेल वॉल के बारे में। अब ये किससे मिलके बनी होती है, इसमें क्या होता है, किसके किसके लिए होती है, इसका और क्या है, उन सारी चीजों के लिए हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे किसके बारे में? कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति के बारे में। सॉरी, इसी को क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। कोशिका झिल्ली जो होती है ये सिर्फ किसमें पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादपों में। ठीक है, किसमें पाई जाती है? पादपों में। कोशिका झिल्ली जो होती है वो सिर्फ किसमें पाई जाती है? तो पादपों में। इसका ये किससे मिलके बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होती है? तो सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। ठीक है, जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलके बनी होती है? तो सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। किसमें पाई जाती है? तो सिर्फ पादपों में पाई जाती है। किसमें? पादपों में। उसके बाद क्या आता है कि इसका कार्य क्या है? क्या इसका कार्य क्या है? तो ये जो है सुरक्षा तथा आकार देने का, सुरक्षा तथा आकार देने का काम करती है। कौन? कोशिका भित्ति। सुरक्षा तथा आकार देने का काम। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बाहर ही एक परत होती है, वही क्या कहलाती है? आपकी कोशिका भित्ति। भित्ति मतलब क्या? दीवार। क्या होती है? दीवार भारी होती है, दीवार को आसानी से नहीं गिराया जा सकता है ना। तो वही है कि ये क्या भारी वाली झिल्ली की अपेक्षा ये क्या है? ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, यानी इसमें ज्यादा चीजें ले सकते हैं अपन। जैसे मैंने बताया कि जब ज्यादा सब्जी लेते हैं तो उसमें डबल पॉलीथीन करते हैं, है ना। तो एक परत और होती है पॉलीथीन की, वही आपकी क्या है? कोशिका भित्ति। ठीक है, तो ये मान लीजिए कोशिका झिल्ली है, इसके बाहर ये परत आ गई, यही आपकी क्या है? कोशिका भित्ति। ठीक है, तो कोशिका भित्ति क्या है? जो पादपों में पाई जाती है। सिर्फ किसमें? कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका जो भित्ति है वो सिर्फ किसमें पाई जाती है? पादप में। कोशिका, ठीक है, किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। इसका कार्य क्या है? तो ये सुरक्षा तथा आकार देने का काम करती है। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, क्या अपना? माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा क्या देखते हैं? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका और क्या नाम है, इसके बारे में भी देखेंगे। चलिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया को ही एक और नाम से क्या बोला जाता है? किसके? सूत्रकणिका। किस नाम से बोला जाता है? सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को ही और किस नाम से बोला जाता है? सूत्रकणिका। ये इंग्लिश वर्ड है, ये इसका हिंदी। इसकी खोज जो है ऑक्टमैन ने की थी। किसने की थी? ऑक्टमैन ने की थी। ठीक है, जो किसकी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी। सॉरी, अल्टमैन ने की थी। किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी। और कब की थी? तो 1890 में। कब की थी? 1890 में। अल्टमैन ने की थी और कब की थी? तो 1890 में। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? सूत्रकणिका। ठीक है, इसकी जो खोज है किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी। और कब की थी? तो 1890 में की थी। ठीक है, अब इसका क्या काम है? इसको और क्या कहा जाता है? याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा घर, ठीक है, पावर हाउस, ठीक है, ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस, वही सारी चीजें हैं। ठीक है, ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस, ये सारी चीजें किसे बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? कोशिका द्रव में पाई जाती है। ये किसमें पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाई जाती है। ठीक है, पाई जाने वाली क्या है? अनेक गोलाकार तथा सूत्राकार रचनाएं होती है इससे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? जो कोशिका द्रव में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? जो कोशिका द्रव में पाई जाती है। किसमें? कोशिका द्रव में। ठीक है, कोशिका द्रव में तो पाई जाती है, लेकिन ये क्या है? अनेक गोलाकार, यानी क्या है? गोल गोल छोटे छोटे होते हैं ये। ठीक है, अनेक
द्रव्य में पाई जाने वाली अनेक गोलाकार, क्या अनेक गोलाकार, ठीक है, तथा सूत्राकार रचनाएं होती, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं इसको? सूत्र कणिका कहते हैं। ये किसकी खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी। किसने की थी? अल्टमैन ने कब? 1890 में, ठीक है। इसी को ऊर्जा गृह, पावर हाउस, जो भी कहना चाहे वो भी कहते हैं इसी को, ठीक है। और कोशिका द्रव्य में क्या होता है? ये जो है कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली क्या है? कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली अनेक गोलाकार तथा सूत्राकार क्या है? ये रचनाएं हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो 1897 में, क्या माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो कब? 1897 में सी बेंडा ने दी थी। किसने बताया था इसके बारे में, नाम के बारे में? सी बेंडा ने। तो ये नाम भी याद रखिएगा। क्या खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। कब? 1890 में। और 1897 में जो है सी बेंडा ने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये डीएनए और आरएनए दोनों में पाई जाती है, डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाई जाती है, ठीक है। ये अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली क्या है? कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली, ठीक है, अनेक गोलाकार तथा सूत्राकार रचनाएं हैं। अगर नीचे की नहीं दिख रही होगी चीजें तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली क्या है? अनेक गोलाकार तथा सूत्राकार रचनाएं हैं। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली, कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली अनेक गोलाकार तथा सूत्राकार क्या है? रचनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो हिंदी नाम है वो क्या है? सूत्र कणिका है। इसकी खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी 1890 में, ठीक है। इसको इसी को क्या कहते हैं? ऊर्जा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा ग्रह कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए तथा आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए तथा आरएनए में। और एक चीज इसी के बारे में और भी याद रखिएगा, क्या माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है उसको क्या कहते हैं? तो क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को किसे कहते हैं? आंतरिक दीवार को, आंतरिक दीवार को, ठीक है। आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। किसके आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी, क्या? क्रिस्टी। इतनी सारी चीजें हम किसके बारे में देखें? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्या क्या? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? सूत्र कणिका, उसी को बोलते हैं, हिंदी नाम है, ठीक है। ये आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाई जाती है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी। कब की थी? तो 1890 में की थी, ठीक है। इसी को ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस। और कोशिका द्रव्य में पाई, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ठीक है। तो ये कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली, ठीक है, कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार तथा सूत्राकार क्या है? रचनाएं हैं। और ये क्या होती है? आरएनए डीएनए दोनों में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम यानी वर्ड जो है सबसे पहले किसने दिया? इसका जो नाम है तो किसने दिया था? तो सी बेंडा ने। और कब दिया था? तो 1897 में। और माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को ही क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इतनी सारी चीजें हम किसके बारे में देखें? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। ये हमारा था क्या? कोशिका भित्ति। उसके बाद हम क्या देखें? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम अगले टॉपिक में अपने चलेंगे, किसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अगला जो टॉपिक हम लेंगे क्या, इनके अलावा और दूसरा, ठीक है। तो अब हम लेते हैं अगला टॉपिक, क्या लेते हैं? ग्लॉजी कार, ठीक है। क्या लेते हैं? ग्लॉजी कार। अब ग्लॉजी कार के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में जितनी सारी चीजें होंगी हम बताएंगे आपको, उसके बाद फिर अगले पार्ट्स में भी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इसी को बोलते हैं क्या? ग्लॉजी बॉडी भी बोलते हैं और इसी को ग्लॉजी कार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लॉजी कार, ठीक है। ग्लॉजी कार, इसी को ग्लॉजी कार भी बोलते हैं, इसी को ग्लॉजी बॉडी भी बोलते हैं। इसकी खोज जो है वो किसने की थी? तो कैमिलो ने की थी। किसने? कैमिलो ने की थी, ठीक है। इसकी जो खोज है वो किसने की थी? कैमिलो ग्लॉजी ने की थी। कैमिलो ग्लॉजी ने की थी। और इन्हीं के नाम पे जो है क्या पड़ा था इसका नाम? ग्लॉजी कार या ग्लॉजी
बॉडी, ठीक है, ग्लॉजी का या ग्लॉजी बॉडी, ठीक है। ग्लॉजी जो नाम पड़ा है किसके, इन्हीं कैमिलो ग्लॉजी के नाम पे इसका नाम ग्लॉजी पड़ा था, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका काम क्या होता है। तो ये जो काम करती है वो किसका काम करती है, परिवहन का। किसका करती है, परिवहन का काम। अब परिवहन मतलब क्या होता है कि पूरे शरीर में, ठीक है, ये क्या करती है, परिवहन मतलब तो आप जानते हैं परिवहन के साधन बोलते हैं, ठीक है, आने जाने के साधन या पूरे, ठीक है, चलने का साधन। तो ये हमारे शरीर में उसी प्रकार का परिवहन का साधन करती है, मतलब हमारे शरीर में एक जगह से ऊर्जा दूसरी जगह पे पहुंचाती है। जैसे बोलेंगे कैसे, अगर हम चलते चलते थक गए तो हमारे पैरों में जो ऊर्जा थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। अब ऐसा भी हो सकता है जब हम चलते चलते थक गए तो हमारे पैरों की ऊर्जा क्या हो गई, खत्म हो गई, मतलब वहीं पे हमारा पैर क्या हो जाए, हम पैर बस थक जाए, बाकी पूरा हमारा शरीर न थका रहे। जैसे मैं बोलते बोलते, मैं भी पढ़ा रही हूँ तो मेरी पूरी एनर्जी किसमें है, जीभ में है। अगर मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी, मतलब एनर्जी जीभ की खत्म हो जाएगी, तो ये ग्लॉजी का अगर नहीं देगा एनर्जी, दूसरे जगह से लाके हमारे जीभ को एनर्जी नहीं देगा तो क्या होगा, क्या सिर्फ मेरी जीभ थकेगी, नहीं। अगर ऐसा भी होता कि ये क्या करती, मतलब एक शरीर की एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा का परिवहन न करती, ऊर्जा न देती एक अंग से दूसरे अंग में, तो हमारा क्या होता, सिर्फ एक अंग ही थकता, पूरी शरीर न थकती, है ना। पूरे शरीर में परिवहन का काम करती, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लॉजी बॉडी, ठीक है। और इसी का नाम क्या है, ग्लॉजी कार। तो ये हमारे शरीर में क्या काम करती है, तो ये हमारे शरीर में क्या करती है, परिवहन का काम करती है, यानी ऊर्जा फैलाने का काम करती है। पूरे शरीर में ऊर्जा क्या करती है, फैलाती है, ठीक है। ये जालिका नुमा तथा नलिकाओं तथा, ये जालिका नुमा क्या होती है, नलिकाओं तथा पुटिकाओं से बना होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जालिका नुमा, ये जालक मतलब जैसे जाली होती है उस टाइप का होता है, ठीक है। तो जालिका नुमा ये क्या होता है, जालिका नुमा, ठीक है, जालिका नुमा नलिकाओं तथा, जालिका नुमा नलिकाओं, जालिका नुमा नलिकाओं तथा, ठीक है, ये क्या होता है, जालिका नुमा नलिकाओं तथा किससे, पुटिकाओं से मिलकर बनी होती है, पुटिकाओं से, पुटिकाओं के, ठीक है। ये क्या होती है, जालिका नुमा नलिकाओं तथा पुटिकाओं से क्या बना, जटिल क्या है, पुटिकाओं से बना क्या है, से बना जटिल संगठन है, जटिल संगठन, ठीक है। ये क्या है, संगठन है, किसका, तो जालिका नुमा नलिकाओं तथा पुटिकाओं से बना, ये क्या है, जटिल संगठन, क्या है, जटिल संगठन है, ठीक है। ये जो होती है छोटी छोटी, ठीक है, ये क्या होती है, छोटी होती है, छोटी छोटी गोलाकार पुटिकाओं से मिलकर बना होता है, किससे, और ये जो इसमें जो जालिका नुमा नलिकाओं का तथा पुटिकाओं का से बना जटिल संगठन है, और ये क्या होती है, छोटी छोटी पुटिकाओं से घिरी होती है। ये क्या होती है, छोटी छोटी पुटिकाओं से घिरी होती है, छोटी छोटी पुटिकाओं से ये क्या होती है, घिरी होती है, पुटिकाओं से घिरी भी होती है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा, घिरी, ठीक है, ये क्या होती है, छोटी छोटी पुटिकाओं से घिरी होती है, घिरी होती है। ये सारी चीजें भी याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि जालिका नुमा नलिकाओं तथा पुटिकाओं से कौन बना होता है, कौन सा जटिल संगठन होता है, तो किसका होता है, ग्लॉजी बॉडी का या ग्लॉजी काय का होता है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, तो कैमिलो ने की थी, कब, कैमिलो ग्लॉजी ने की थी। और इसका जो संवहन, ये इसका कार्य क्या है, ये हमारे शरीर में क्या करता है, परिवहन का कार्य करता है। और हाँ, एक चीज और इसमें याद रखिएगा, कैमिलो ग्लॉजी ने जो है 1898 में, कब, 1898 में इसकी खोज की थी, किसने, कैमिलो ग्लॉजी ने, कब की थी, तो 1898। इसका काम क्या है, तो परिवहन का काम है, शरीर में क्या करता है, शरीर में ऊर्जा का परिवहन करता है, शरीर में ऊर्जा का परिवहन, यानी क्या करता है, पूरे शरीर में से परिवहन, ठीक है। शरीर में से एनर्जी लेके, एक अंग से एनर्जी लेके दूसरे अंग को देता है, जहाँ कम है वहाँ इसकी कमी की क्या करता है, पूर्ति करता है, ठीक है। तो जब हमारा शरीर थकता है तो पूरा का पूरा शरीर थकता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ मुंह से काम कर रहे हैं, यानी मुंह से बोल रहे हैं, तो सिर्फ हमारा मुंह थकेगा, ऐसा नहीं है। ये पूरे शरीर की बॉडी एनर्जी जो है लाके कहाँ देता है, मुंह पे देता है, यानी जीभ को देता है। इसलिए क्या होता है, फिर धीरे धीरे पूरा शरीर भी थक जाता है। तो अगर थकान महसूस होती है तो वो किसी एक अंग पे नहीं होती, पूरे बॉडी पे होती है। ये किसकी वजह से होता है, तो ग्लॉजी काय की वजह से होता है। अगर हम थकते नहीं हैं तो ये भी ग्लॉजी काय की वजह से है। क्यों, क्योंकि ये हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है, एनर्जी इस अंग से उस अंग में ट्रांसफर करते रहता है ना। तो परिवहन का साधन हुआ है कौन हमारे शरीर में, तो ग्लॉजी बॉडी, जो किसका करता है, तो ऊर्जा का परिवहन करता है। इतनी सारी चीजें इसमें भी
हो गई। कैमिलोफ्लोजी ने इसका क्या किया था, ठीक है, इसके बारे में क्या किया था, खोज की थी इसके बारे में बताया था कौन, कैमिलोफ्लोजी ने। और कब बताया था, तो 1858 में। ये इसका काम क्या है, तो ये क्या करती है, परिवहन का काम करती है। क्या किसका काम करती है, परिवहन का, शरीर में ऊर्जा का परिवहन करती है। और ये जालिका नुमा नलिकाओं तथा पुटिकाओं से मिलकर बना क्या है, जालिका नुमा नलिकाओं तथा पुटिकाओं से बना क्या है, जटिल संगठन है, जो छोटी छोटी क्या होता है, पुटिकाओं से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। जो छोटी छोटी पुटिकाओं से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। इतनी सारी चीजें आप ब्लाजी बॉडी में क्या कर चुके हैं, क्लियर। अब हम अगला जो देखेंगे, क्या देखेंगे, ठीक है, रसधानी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, रसधानी के बारे में। राजधानी नहीं बोल रही हूँ, रसधानी बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये चीजें अब हम देखते हैं किसके बारे में, रसधानी के बारे में। रसधानी क्या है, इसकी खोज किसने की, ठीक है, ये क्या है, इसमें जो भी है खोज की रसधानी के बारे में। किसके बारे में हम देखेंगे, रसधानी के बारे में, ठीक है। रसधानी जो है ये क्या है, कोशिका की निर्जीव संरचना है। ये क्या है, कोशिका की निर्जीव संरचना है, ठीक है, निर्जीव संरचना है, ठीक है। ये किसकी, रसधानी जो है ये क्या है, कोशिका की निर्जीव रचना है बोल सकते हैं, या संरचना है, ठीक है। रसधानी जो है, सही से लिख दो, ठीक है। तो रसधानी के बारे में हम जब देख रहे हैं तो हम ये जानेंगे कि रसधानी क्या है ना, इसका क्या कार्य है, ये सारी चीजें। तो रसधानी जो है ये कोशिका की क्या है, कोशिका की क्या है, निर्जीव रचना है। कोशिका की क्या है, निर्जीव रचना है। कौन, रसधानी, ठीक है, निर्जीव रचना है, ठीक है। तो रसधानी जो है ये क्या है, कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। क्या होता है, तरल पदार्थ। तो इसमें क्या रहता है, तरल पदार्थ भरा होता है, ठीक है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। कौन सा पदार्थ रहता है, तो तरल पदार्थ भरा होता है, ठीक है, होता है। तो रसधानी क्या है, रसधानी क्या, कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें क्या रहता है, तो इसमें तरल पदार्थ रहता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, तरल पदार्थ रहता है। और ये जो है जंतु कोशिका में अनेक, परंतु ठीक है, ये क्या रहती है, जंतु कोशिका जो होती है इसमें अनेक होती है। जंतु कोशिका में क्या होती है, कई सारी होती है, कोशिका में अनेक होती है, लेकिन जो इनका साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। अनेक होती है परंतु, ठीक है, परंतु इनका जो आकार होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है, छोटा होता है। तो याद रखिएगा क्या, जंतु कोशिका में ये रसधानी जो होती है ये क्या होती है, जंतु कोशिका में अनेक होती है, बहुत सारी तो होती है, लेकिन इनका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और जो ये, ठीक है, जंतु कोशिका में होती है परंतु इनका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। और जब यह पादप कोशिका में होती है, किसमें होती है, पादप कोशिका में, ठीक है, पादप कोशिका में। जब ये कहाँ होती है, पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में होती थी, कई सारी तो होती है, लेकिन इनके जो साइज होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। लेकिन जब पादप कोशिका में होती है तो ये क्या रहती है, प्रायः बहुत बड़े साइज की होती है। क्या होती है, प्रायः बड़े आकार की होती है, बड़े आकार की होती हैं और आकार की होती हैं। और ये स्थित कहाँ होती हैं, तो पादप कोशिका में बड़े आकार की तो होती है, और ये स्थित कहाँ होती हैं, तो केंद्र में स्थित होती है, केंद्र में स्थित होती है, ठीक है, स्थित होती है। ये बात भी याद रखिएगा। क्या क्या, तो रसधानी जो है कोशिका की निर्जीव रचना है। क्या है, कोशिका की निर्जीव रचना है, ठीक है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, ठीक है। ये जो रसधानी है, ठीक है, इसमें जंतु कोशिका, ये जो रसधानी है जंतु कोशिका में अनेक होती है, लेकिन क्या होती है, कई सारी हैं तो क्या है, छोटी छोटी है। और यही जब पादप कोशिका में होती हैं तो ये प्रायः क्या होती है, बड़े साइज की होती है, यानी बड़ी होती है। और ये कहाँ स्थित होती है, तो केंद्र में स्थित होती है। एक चीज और याद रखिएगा, रसधानी को जो है जल संग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल संग्रह। क्यों, क्योंकि जो हमारे शरीर में, ठीक है, ब्लड हमारे वो पानी जो होता है वो हमारे शरीर में नहीं होता है। पानी जो होता है वो कहाँ होता है, कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है, कोशिकाओं में। तो कौन सी कोशिका में है, तो जो पानी का संग्रह होता है, यानी पानी इकट्ठा होता है जहाँ पे पूरी कोशिकाओं में, वो कौन सी है, तो रसधानी है। तो इसी को जल संग्रह भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसी कोशिका में रहता है, क्या रहता है, शरीर का पानी रहता है, ठीक है। तो रसधानी क्या हो गई, जल संग्रह भी इसी को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसी में क्या होता है, जल होता है। उसके बाद कोशिका की ये क्या है, निर्जीव रचना है। क्या है, निर्जीव रचना है।
ठीक है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है, इसमें क्या होता है तो तरल पदार्थ है द्रव अवस्था वाला तो कौन है, पानी है ना। तो तरल पदार्थ भरा होता है। जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी क्या होती है, ये रसधानी होती है, परंतु जंतु कोशिका में क्या होती है, कई सारी तो होती है परंतु क्या होती है, छोटी छोटी होती है। और वही पादप कोशिका में ये क्या होती है, प्रायः बड़ी होती है, तो कम ही होंगी, ठीक है। प्रायः क्या होती है, बड़ी होती है। और ये कहाँ स्थित होती है, तो उसके केंद्र में स्थित होती है। इतनी सारी चीजें अपन देख चुके हैं, ठीक है। एक आध और टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद अगला हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अब मैं इसके बाद जो आपको बताने जा रही हूँ, अब मैं बता दूं किसके बारे में, ठीक है, सेंट्रोसोम के बारे में बता दे रही हूँ। किसके बारे में, तो सेंट्रोसोम के बारे में, ठीक है। बाकी जो बचेंगे टॉपिक मैं अगले वीडियो में आपको दूंगी, क्योंकि वीडियो भी काफी बड़ा होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे किसके बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में। किसके, सेंट्रोसोम के, ठीक है, सेंट्रोसोम। इसी को और क्या बोलते हैं, तो इसी को तारककार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तारककार। अब ये इसका क्या नाम है, ठीक है, तो तारककार इसी को बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। इसकी जो खोज है, क्या, इसकी जो खोज है वो बोबरी ने की थी। किसने की थी, बोबरी ने, ठीक है। तारककार की खोज किसने की थी, तो बोबरी ने की थी। यानी सेंट्रोसोम की जो खोज है वो किसने की थी, तो बोबरी ने की थी, ठीक है। याद रखिएगा इसकी खोज किसने की थी, बोबरी ने। ये जो है जंतु कोशिका बस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में, ठीक है, कोशिका में। ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। इसका जो कार्य है ये क्या करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। क्या, कोशिका विभाजन का कार्य करता है, ठीक है। ये किसका कार्य करता है, तो कोशिका विभाजन का कार्य करते हैं। अब बोलेंगे कोशिका विभाजन का मतलब क्या, कोशिकाओं का टूट जाना, तो नहीं, कोशिकाओं का टूट जाना तो है, लेकिन उसी को हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कह सकते हैं, पुनः निर्माण का काम, पुनः निर्माण का काम, ठीक है। तो पुनः निर्माण का काम भी कौन करता है, आपका ये सेंट्रोसोम यानी तारककार, ठीक है। पुनः निर्माण का काम कौन करता है, तारककार यानी सेंट्रोसोम, ठीक है। पुनः निर्माण का काम कौन करता है, तो तारककार यानी सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन इसमें होता है, ठीक है। अब इसमें कोशिका विभाजन कहाँ कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, तो लीवर में इसका बहुत तेजी से कोशिका विभाजन होता है। लीवर में जो है क्या है, तेजी से कोशिका विभाजन होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि सबसे अधिक कोशिका यानी तेजी से कोशिका विभाजन वाला कौन सा अंग है, तो कहाँ का था, लीवर का था। और कहाँ नहीं होता है, तो ब्रेन में नहीं होता है। और ब्रेन में किस में नहीं होता है, तो न्यूरॉन में नहीं होता है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। न्यूरॉन का कोशिका विभाजन नहीं होता है और तेजी से कोशिका विभाजन किसका होता है, तो लीवर से का होता है। किसका, लीवर का, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आप याद रखिएगा। अब क्या देखा हमने, तारककार, उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। और इसकी खोज जो है किसने की थी, तो बोबरी ने की थी। किसने की थी, बोबरी ने की थी, ठीक है। और ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में पाया जाता है। कहाँ, जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका विभाजन इसी से होता है, यानी पुनः निर्माण होता है कोशिका का। कोशिका सिर्फ टूटती नहीं, कोशिका टूट के एक जगह को, मतलब एक कोशिका दो भाग में टूट करके तो खाली स्पेस को भी क्या करती है, भरती है, यानी उसका क्या करती है, पुनः निर्माण करती है। सिर्फ विभाजन बस नहीं होता है, ठीक है। तो विभाजन का अर्थ ही वहाँ पे क्या है, पुनः निर्माण, मतलब एक जगह एक खाली स्थान को क्या कर रही है, टूट करके दो भागों में बट रही है, पुनः निर्माण कर रही है। तो वही क्या है, कोशिका विभाजन, ठीक है। और कोशिका विभाजन सबसे तेजी कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। किसमें होता है, लीवर में होता है और बहुत तेजी से होता है। और किसमें नहीं होता है, तो ब्रेन में नहीं होता। ब्रेन में कहाँ, तो न्यूरॉन में। न्यूरॉन कोशिका विभाजित नहीं करती है, ठीक है। न्यूरॉन कोशिका विभाजित नहीं करती। अब बोलेंगे किसमें जो है, ठीक है, आप बोल रही कि न्यूरॉन जो कोशिका विभाजित नहीं करती है, तो सर में फिर कैसे, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए इसमें, क्या कि जब हमारे शरीर में अत्यधिक कोशिका विभाजन हो जाता है, कोशिका विभाजन की मात्रा क्या होती है, अत्यधिक हो जाती है। किसकी, अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, मात्रा में कोशिका विभाजन हो जाता है, ठीक है। कोशिका विभाजन हो जाता है तो वहां पे जो है कैंसर बीमारी होती है। जब हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में कोशिका विभाजन हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, कैंसर बीमारी होती है। कौन सी बीमारी, तो कैंसर बीमारी, ठीक है। अब बोलेंगे कि आप तो बोल रही हैं कि ब्रेन में न्यूरॉन है, वहां पे जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो वहां कैसे कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर सुना होगा आप लोगों ने। तो ठीक है, जो हमारा ब्रेन है, क्या, जो हमारा ब्रेन है ये 90% न्यूरॉन से बना है। किससे बना है, 90% न्यूरॉन से।
बारे में क्या क्या इसकी खोज जो है किसने की थी, तो बोबरी ने की थी। ये सिर्फ कहाँ पाई जाती है, तो जंतु कोशिका में पाई जाती है। कोशिका विभाजन वाली ये क्या करती है, तो कोशिका विभाजन का काम करती है, यानी पुनर्निर्माण का काम करती है। और सबसे ज्यादा तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। कहाँ नहीं होता है, तो ब्रेन में नहीं होता। और ब्रेन में कहाँ नहीं होता, तो कौन सी कोशिका में, तो न्यूरॉन में नहीं होता। ठीक है, अब अत्यधिक मात्रा में जब कोशिका विभाजन होता है तो उसी से क्या होता है, कैंसर हो जाता है। उसी से क्या होता है, कैंसर। जब अत्यधिक मात्रा में मतलब बहुत ही अनकंट्रोल जब क्या होती है, कोशिका विभाजित होती है, तो उससे क्या होता है, कैंसर की बीमारी होती है। ठीक है, अब ब्रेन में जो है न्यूरॉन 90% होता है और 10% कौन होता है, गिलियन होता है। ठीक है, इसी गिलियन सेल में जो है क्या होता है, इसी गिलियन सेल में जब कोशिका विभाजन अत्यधिक मात्रा में हो जाती है तो ब्रेन में भी क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर यानी ब्रेन में भी कैंसर का खतरा होता है। ठीक है, तो इस पार्ट में अब इतना ही देखेंगे। अगले पार्ट में हम और भी चीजें देखेंगे क्योंकि वीडियो भी काफी